उपस्थित शिक्षक बंधु एवं मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, जैसा कि आज आज़ादी के दीवाने महापुरुष सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हम जानते हैं कि भारत अगर अपने आज़ादी के मिशन में सफल हुआ तो यह जो है किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या समाज के किसी एक वर्ग के कारण ये संभव नहीं हो सका। पूरे देश ने जो इसमें अपना तन मन धन से अपना योगदान किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय शूरवीरों में अग्रणी रहेगा और हमेशा याद किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर अभी माननीय जितेंद्र सर ने जो है प्रकाश डाला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है बंगाल और उड़ीसा जब एक ही में थे, बिहार भी उस समय एक स्टेट का दर्जा प्राप्त था। 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त किया, BA ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वहीं से जो है, चूंकि उस समय बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि हुआ करती थी, उसी समय सुभाष चंद्र बोस के मन में क्रांति के बीज अंकुरित होना शुरू हो गया, क्योंकि देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आक्रोश व्याप्त था। सुभाष चंद्र बोस जो है ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी सिर्फ थे, क्रांतिकारी के साथ साथ एक अच्छे छात्र भी थे। उन्होंने जो है उस समय एक प्रकार से बहुत ही कठिनतम माने जाने वाली परीक्षा ICS, जो आज के IAS अधिकारी परीक्षा का ही एक नाम था, उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को स्वीकार किया। उस समय बोस की गणना भारत के प्रबुद्ध वर्ग में की जाती थी। इस नाते बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोस से लालायित रहते थे। फिर एक अधिकारी ने कहा कि बोस जी, आप मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते, या आप किसी अन्य से शादी क्यों नहीं कर लेते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मुझे दहेज चाहिए, दहेज, मुझे बहुत बड़ा दहेज चाहिए, बोलिए कौन मुझे दहेज देगा। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई नेताजी को इतने बड़े समाज सुधारक, कितना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा नेता दहेज मांग रहा है। किसी ने हिम्मत करके कहा, बताइए श्रीमान, आपको दहेज में क्या चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, मुझे भारत की आजादी दहेज में चाहिए, बताइए मुझे कौन देगा। जो मुझे भारत की आजादी को दहेज में देगा, मैं उसकी बेटी से शादी करने को तैयार। सभी लोगों की बोलती बंद हो गई, पूरे हाल में सन्नाटा व्याप्त हुआ। ऐसे थे हमारे नेताजी। नेताजी ने कांग्रेस में काम किया। गांधी जी, ऐसा नहीं है कि गांधी जी और नेताजी में आपसी तालमेल नहीं था, बहुत तालमेल था, लेकिन नेताजी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और एक प्रकार से क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। लक्ष्य दोनों का वही था, भारत माता की आजादी। गांधी जी की नीति दूसरी थी, उनका नीति दूसरा था। बस ये है, जैसे नदियां कई होती हैं, लेकिन सभी नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है समुद्र में जाकर के मिल जाना। वैसे ही दोनों का लक्ष्य था। बस गांधी जी अहिंसा के मार्ग को अपना करके आजादी प्राप्त करना चाहती थी। बोस जी की मान्यता थी कि आजादी को कभी आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने जातियों ने, समाजों ने, धर्म ने संघर्ष करके आजादी को प्राप्त किया है, कभी किसी को सत्ता तस्तरी में परोस करके कोई व्यक्ति ने पेश नहीं किया है। मित्रों, नेताजी की मानता थी कि सत्ता को छीनना पड़ता है, चाहे वो बल से छीनो, चाहे अपने चतुराई से छीनो, क्योंकि आज तक जो राजनीति चल रही है उसमें भी है, या तो सत्ता बैलेट से मिले या तो सत्ता बुलेट से। और इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सत्ता को किसी ने तस्तरी में लाकर के आपको दे दिया कि लीजिए महाराज, आपका राज्य है, आप इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे दुनिया के इतिहास को छोड़ दीजिए, भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिली है, बिना संघर्ष के जो है
सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ है। आज भी स्वरूप बदला है। आज क्या है, पहले से सत्ता का निर्धारण होता है, एक व्यक्ति एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जब त्रिपुरी कांग्रेस में अधिवेशन के समय गांधी जी से मतभेद हो गया इस मामले पर कि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी जो है अध्यक्ष बनाना चाहती थी, जबकि नेताजी के पास बहुमत था, लेकिन गांधी जी के जिद के आगे उनको ये पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक की पार्टी की स्थापना किया और जो है जब देखा कि अंग्रेजों का दबाव उनके ऊपर बढ़ने लगा तो अपना फेस बदल करके वह जो है जापान सिंगापुर होते हुए गए और वहां पे नेताजी, हमारे नेताजी पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं, शायद दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति रहे हों जिनको हिटलर ने अपने पूरा सेना के सामने सलामी पेश किया था। नहीं तो भारत का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसको हिटलर ने जो है सलामी पेश किया हो। नेताजी को हिटलर ने सलामी पेश किया। और नेताजी ऐसा नहीं है, नेताजी भी चाहते परिवार बसा सकते थे, अपना घर बसा सकते थे, लेकिन नेताजी ने अपने देश के लिए, कि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे घर से थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जाकर के जापान की मदद से जिन भारतीयों को उस समय पकड़ करके जापान की सरकारों ने बंद कर दिया, तो उन भारतीयों को छुड़ाया और उनकी एक सेना का गठन किया जिनका नाम दिया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज में कई रेजिडेंटों की स्थापना हुई, जिसमें एक थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट। आप लोग एक गाना सुनते होंगे, हम भारत की बेटी रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट का ध्येय गीत था और लाल किला की दीवारों पर आज भी यह रचना अंकित है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। नेताजी ने जापान के सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को जो जीतना शुरू किया और आगे बढ़ते रहे। नेताजी ने जो है जापानी रेडियो के माध्यम से गांधी जी से कहा, राष्ट्रपिता, हम देश को आजाद कराने वाले हैं, इस नाते हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नेताजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। युवाओं के अंदर एक जोश खरोश की भावना को जागृत किया और जब इनके कदम आगे बढ़ते रहे, इन्होंने मणिपुर, असम इत्यादि को जीतते हुए आगे बढ़े। उस समय इन्होंने जो है नेताजी ने कहा, एक ही नारा दिया कि दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो, हम लोग दिल्ली को जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली उस समय राष्ट्रीय सत्ता का केंद्र बिंदु था। नेताजी की सोच थी अंग्रेज जैसे अत्याचारी जात को, अंग्रेज जैसे अत्याचारी साम्राज्य का नाश हम बंदूक से, युद्ध के माध्यम से उनको पराजित करके कर सकते हैं, न कि अहिंसा के माध्यम से। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो गई, जापान हार गया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभियानों को जापान से ही जो है धन की, सेना की, अन्य चीजों की प्राप्ति होती थी। जापान के हारने के पश्चात नेताजी के अभियान को बहुत बड़ा धक्का लगा। नेताजी अपने अभियान के समर्थन में जापान को छोड़ करके, क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेज सरकार उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, उन्होंने अपने अभियान को कुछ समय के लिए रोक दिया। और जैसा कहा जाता है कि हवाई जहाज से जापान छोड़कर जा रहे थे, तभी उनके हवाई जहाज में जो है विस्फोट हो गया और जो है नेताजी का एक दुखद अंत हो गया। भारत माता ने अपने एक महान सुवीर सपूत को खो दिया। भारत ने अपनी आशाओं के दीप जो प्रज्वलित हुए थे भारत को जल्दी आजाद कराने के लिए, भारत ने आशाओं के उन दीपों को बुझ जाने दिया। भारतीयों की आशाओं पर तुषारपात हुआ। भारत के आन मान शान के प्रतीक अमर शहीद नेताजी नहीं रहे। इस बात को जापानी रेडियो ने प्रसारित किया, भारतीयों की आत्मा रो पड़ी। भारतीयों को सासा विश्वास नहीं हुआ कि हमारे नेताजी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि आज भी नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, एक विवादित प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि जापान के मंदिर में नेताजी की अस्थियां, क्यों बात कर रही हो, बात क्यों हो रही कि नेताजी की अस्थियां
जापान के मंदिर में जो रखी हुई है, जबकि ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नेताजी बहुत समय तक जिंदा रहे, अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में रहे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। इस बारे में क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय की भारत सरकार ने अंग्रेज सरकार से एक करार किया था कि अगर नेताजी भारत में आ भी जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि नेताजी ब्रिटिश के एक अपराधी माने जाते। आज तक इस अध्यादेश को हटाया नहीं गया। गृह मंत्रालय आज भी आरटीआई के रूप में इसका जवाब देने में अक्षम है। और जो है उसके बाद नेताजी के प्रमुख कमांडर कैप्टन ढिल्लो, कैप्टन सहगल, कैप्टन शाहनवाज के विरुद्ध जो है दिल्ली के लाल किले में एक खुली अदालत में सुनवाई हुई। वक्ताओं ने उनके पक्ष में अपने अपने बयान प्रस्तुत किए। देश के प्रसिद्ध वकीलों ने उनके पक्ष में लड़ा। जनमत, चूंकि पूरा का पूरा जनमत आजाद हिंद सेना के इन दीवाने फौजियों के पक्ष में थी, इस नाते मजबूर होकर के अंग्रेज सरकार को इनको रिहा करना था। हमने देखा नेताजी के विषय में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए कम है। बोलने लगे तो कई उपन्यास तैयार हो जाएंगे, कई डायरियां भर जाएंगी, लेकिन ऐसे महापुरुष के ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे यह सौभाग्य मिला, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपनी बात को